हमारी इस नई डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो केवल पन्नों पर लिखी कोई साधारण रचना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, बल्कि ये हमारे आज के समाज का, हमारी उस भाग दौड़ का एक बहुत ही तीखा और एक तरह से अनकंफर्टेबल आईना है, जिसमें हम सब कहीं ना कहीं शामिल हैं। सही बात है। आज हम राकेश चौहान जी द्वारा लिखी गई एक बेहद मार्मिक कहानी द प्रीपेड लव ऑफ अ फादर पर गहन चर्चा करने वाले हैं। वैसे जो भी श्रोता मूल स्रोत और लेखक तक पहुंचना चाहें, उनके लिए संपर्क नंबर 9918114378 हमारी स्रोत सामग्री में साझा किया गया है। हाँ, ये जानकारी देना जरूरी है ताकि लोग इस बेहतरीन रचना तक पहुंच सके। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हम इस कहानी के जरिए मृत्यु, समय, पैसा और माता पिता के असीमित प्रेम के बीच होने वाले टकराव की परतों को उधेड़ने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये विषय सीधा दिल पर चोट करता है। और इस कहानी की जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि ये किसी विलेन या किसी बड़े इंसान की कहानी नहीं है। हाँ, कोई टिपिकल विलेन नहीं है इसमें। एग्जैक्टली। ये आधुनिक जीवन के उस यथार्थ का चित्रण है जहां कॉर्पोरेट सफलता और गहरी मानवीय संवेदनाओं के बीच एक निरंतर युद्ध चल रहा है। ये हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि कैसे हमने अपने जिंदगी के हर पहलू को एक टास्क या प्रोजेक्ट बना दिया है। यहाँ तक कि शोक मनाने की प्रक्रिया को भी। बिल्कुल, शोक को भी हमने एक शेड्यूल में फिट करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कल्पना कीजिए, पुणे शहर का एक बड़ा शमशान घाट। दोपहर के 3 बज रहे हैं। बहुत तेज धूप होगी। सूरज सिर पर है और माहौल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी है। इसी खामोशी के बीच एंट्री होती है हमारे मुख्य पात्र की, रोहन की। रोहन 35 साल का है और अमेरिका की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। एक बहुत ही सफल इंसान का चश्मा और कलाई पर एक चमचमाती स्मार्ट वॉच। ये जो स्मार्ट वॉच वाला डिटेल है ना, ये बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, वो अभी अभी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरकर सीधा यहाँ पहुंचा है। और स्थिति की गंभीरता देखिए। रोहन के 75 वर्षीय पिता सदाशिवराव जी का पिछली रात ही निधन हुआ है। एक बेटा मीरो का सफर तय करके अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए आया है, जो कि एक बहुत ही भावुक पल होना चाहिए। एग्जैक्टली। देखा जाए तो ये एक ऐसा पल है जहां समय को ठहर जाना चाहिए, जहां दुनिया की हर चीज बेमानी हो जानी चाहिए। लेकिन रोहन पिता के पार्थिव शरीर के पास खड़ा है और उसकी नजरें बार बार अपनी कलाई पर बंधी हुई स्मार्ट वॉच की तरफ जा रही हैं। क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हाँ, उसे शाम 6 बजे की रिटर्न फ्लाइट पकड़नी है और अगले दिन अमेरिका में उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। अब यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगी। रोहन एक बड़ी कंपनी का वीपी है। अब आज के इस हाइपर कनेक्टेड दौर में, जहाँ एक फैसले पर सैकड़ों लोगों की नौकरियां निर्भर कर सकती हैं। हाँ, सही पॉइंट है। क्या हम रोहन को पूरी तरह से गलत ठहरा सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या वो सच में पत्थर दिल है या वो बस उस कॉर्पोरेट मशीन का एक पुर्जा बन चुका है जिसे हमने ही आदर्श मान लिया है? ये बहुत ही सटीक सवाल है और कहानी भी रोहन को कोई खलनायक साबित करने की कोशिश नहीं करती। असल में ये उस डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र की तरफ इशारा है जिसे आधुनिक समाज ने बहुत सामान्य मान लिया है। मतलब भावनाओं से बचने का एक तरीका। बिल्कुल। रोहन के पास जिम्मेदारियां, ये सच है, लेकिन यहां बात प्राथमिकताओं की नहीं बल्कि उस मानसिकता की है जो इंसान को एक पल के लिए भी उस कॉर्पोरेट शेड्यूल से बाहर नहीं आने देती। वो अपने पिता को देखता है, उसकी आंखों से केवल 2 आंसू गिरते हैं और अगले ही पल वो मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट के कर्मचारी सुमित से पूछता है कि क्या सब तैयार है, क्योंकि उसे जल्दी जाना है। हाँ, और ध्यान दीजिए इस नाम पर, मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट। सच कहूं तो जब मैंने स्रोत सामग्री में ये नाम पढ़ाना, मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट, तो मुझे एक पल के लिए रुकना पड़ा। हैरान करने वाला है ना? बहुत ज्यादा। मतलब मृत्यु जो जीवन का सबसे बड़ा और शाश्वत सत्य है, हमने उसका भी व्यवसायीकरण कर दिया है। लकड़ियां सजी हैं, पंडित मौजूद हैं, अंतिम दर्शन की ये व्यवस्था है और ये सब एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हैंडल कर रही है। जैसे कि कोई शादी या कॉर्पोरेट इवेंट हो। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे रोहन किसी के अंतिम संस्कार में नहीं, बल्कि किसी प्रोजेक्ट की क्लोजिंग मीटिंग में आया है, जहां वो बस ये देख रहा है कि सारे चेक बॉक्स टिक हुए या नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे वो अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में स्किप ऐड का बटन ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। ये तुलना भले ही सुनने में थोड़ी डार्क लगे, लेकिन ये आज की सच्चाई के बेहद करीब है। हम हर चीज को आउटसोर्स करने के आदी हो चुके हैं। खाना, सफाई,
यहाँ तक कि रिश्ते भी। एग्जैक्टली और अब हमने शो को भी आउटसोर्स कर दिया है। रोहन का व्यवहार उसी का विस्तार है। जब अंतिम विधि पूरी होती है और रोहन मुखाग्नि देता है, उसके बाद की उसकी प्रतिक्रिया इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हाँ, वो हिस्सा तो सच में हैरान करने वाला था। अभी चिता की आग ठीक से भड़की भी नहीं है, धुएं का गुबार बस आसमान की तरफ उठना शुरू ही हुआ है। और रोहन क्या करता है? रोहन अपनी जेब से चेकबुक निकाल लेता है। मुझे ये पढ़कर ऐसा लगा कि वो अपने पिता की मृत्यु को किसी रेस्टोरेंट के बिल की तरह ट्रीट कर रहा है। बिल्कुल। वो सीधे सुमित से पूछता है, बिल कितना हुआ? 50,000, 1 लाख? राशि बताइए, मैं अभी भुगतान कर देता हूँ। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि अस्थि विसर्जन का काम भी एजेंसी ही करवा दे, क्योंकि वो दोबारा लौट कर नहीं आ पाएगा। हाँ, उसके पास अस्थि विसर्जन के लिए भी समय नहीं है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इस दृश्य के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। यहाँ रोहन केवल पैसे का अहंकार नहीं दिखा रहा है। दरअसल कॉर्पोरेट दुनिया में जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान क्या होता है? उस पर पैसे फेंकना या रिसोर्सेज लगा देना। एग्जैक्टली। रोहन यहाँ अवचेतन रूप से अपने अपराध बोध, अपने गिल्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि वो अपने पिता के लिए समय नहीं निकाल पाया, और अब अंतिम विदाई के लिए भी उसके पास समय नहीं है। सही कहा। इसलिए वो इस पूरी स्थिति को एक लेन देन या ट्रांजैक्शन में बदल देना चाहता है। 1 लाख रुपए देकर अस्थियां विसर्जित करवा देना असल में भावनाओं के उस सैलाब से बचने की एक ढाल है, जिसका सामना करने से वो डर रहा है। ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। मतलब पैसा यहाँ एक टूल बन गया है उस भावनात्मक बोझ को कम करने का जिसे हम महसूस नहीं करना चाहते। हाँ, वो अपनी भावनाओं को भी किसी डिलीवरेबल की तरह मैनेज कर रहा है। लेकिन कहानी में असली भूचाल तो तब आता है जब ये पूरी ट्रांजैक्शनल माइंडसेट वाली थ्योरी धरी की धरी रह जाती है। जब रोहन चेकबुक लेकर खड़ा होता है तो सुमित उसे कोई बिल थमाने के बजाय कुछ ऐसा कहता है जो किसी को भी सुन कर दे। बिल्कुल। सुमित बहुत ही शांत स्वर में अपनी जेब से एक पुरानी फाइल निकालता है और कहता है, साहब आपका बिल पहले ही पेड है। जरा सोचिए उस पल को। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि रुको, बिल किसने भर दिया? हाँ, दिमाग में कई सवाल आते हैं। क्या किसी दूर के रिश्तेदार ने आके बीच बचाव किया या कंपनी का कोई नियम है? लेकिन फिर जो खुलासा होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो खुलासा ये है कि बिल किसी और ने नहीं बल्कि खुद रोहन के पिता सदाशिवराव जी ने भरा था। और वो भी कल या परसों नहीं, पूरे 5 साल पहले। 5 साल पहले। सुमित रोहन को 5 साल पुरानी उस घटना के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब सदाशिवराव जी बहुत बीमार थे, इतने कमजोर कि ठीक से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे थे, तब वो खुद चलकर उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर आए थे। ये कल्पना करना भी कितना पीड़ादायक है। एक 75 साल का बीमार व्यक्ति जो शायद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है, वो अपनी ही मृत्यु का इंतजाम करने के लिए एक इवेंट कंपनी के ऑफिस में जाके बैठता है। ये उस पीढ़ी का एक ऐसा सच है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। बिल्कुल। और वहां जाकर उन्होंने सुमित से जो कहा वो एक पिता के मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरे बाद मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, सब इंतजाम कर देंगे ना? बाप रे, ये सुनकर ही गला भर आता है। और उसी दिन उन्होंने 50,000 रुपए एजेंसी के पास एडवांस में जमा कर दिए थे। यहां तक कि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर उनका बेटा अमेरिका से ना आ सके तो एजेंसी ही उनका अंतिम संस्कार कर दे। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। हम अक्सर पीढ़ियों के बीच के अंतर यानी जनरेशन गैप की बात करते हैं। हम मानकर चलते हैं कि पुरानी पीढ़ी आज के इस फास्ट पेस्ड कॉर्पोरेट कल्चर को नहीं समझती। सही बात है, हम यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक पिता जो शायद सॉफ्टवेयर कंपनी के बोर्डरूम की राजनीति न समझता हो, वो अपने बेटे के टाइम मैनेजमेंट के दबाव को इतनी गहराई से समझ रहा था कि उसने 5 साल पहले ही अपने बेटे की व्यस्तताओं का अनुमान लगा लिया। हाँ, उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके बेटे के मन में कोई अपराध बोध ना रहे। एग्जैक्टली। यही एक पिता के प्रेम की वो दूरदर्शिता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पिता ने अपनी भावनाओं, अपनी अपेक्षाओं कि अंतिम समय में बेटा पास हो, उन सबको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, एकदम साइड में रख दिया। उन्होंने अपने बेटे की अनुपस्थिति को उसकी गलती मानने के बजाय उसकी मजबूरी मान लिया। ये उस निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है जहां देने वाला बदले में उपस्थिति तक की मांग नहीं कर रहा है। और ये बात सिर्फ पैसों या इंतजाम तक सीमित नहीं थी। इस कहानी की सबसे बड़ी धुरी, इसका सबसे बड़ा इमोशनल केंद्र
वो चिट्ठी है जो सदाशिव राव जी ने सुमित के पास छोड़ी थी। हाँ, वो पुरानी चिट्ठी। सुमित वो पुरानी सहेजी हुई चिट्ठी रोहन को देता है। जैसे ही रोहन उस चिट्ठी को खोलता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस चिट्ठी के एक एक शब्द पर बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये आधुनिक समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा भी है और एक बहुत गहरा दुलार भी। सही कहा। वो चिट्ठी केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं है, वो एक पिता द्वारा 5 साल तक सहेज कर रखा गया उसका दिल है। पिता ने शुरुआत इस पंक्ति से की थी, प्रिय रोहन, बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। अमेरिका में तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। इस एक लाइन में कितना कुछ छिपा है। इसमें कोई ताना नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है। बिल्कुल, बल्कि इसमें एक अजीब सी स्वीकृति है। पिता को पता है कि उनका बेटा एक मशीन बन चुका है और वे उसे उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और फिर वे आगे लिखते हैं कि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हारे मन में कई सवाल आएंगे। छुट्टी मिलेगी या नहीं, टिकट मिलेगा या नहीं, मीटिंग का क्या होगा। आप देखिए कि पिता अपने बेटे की मानसिकता को कितनी सूक्ष्मता से पढ़ रहे हैं। अमूमन जब किसी अपने की मौत की खबर आती है तो इंसान शौक में जाता है, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। लेकिन पिता जानते थे कि रोहन के दिमाग में सबसे पहले लॉजिस्टिक्स, फ्लाइट टिकट और कॉर्पोरेट जिम्मेदारियां ही आएंगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिता इसके लिए उसे दोष नहीं दे रहे हैं। वे उसे ये कहकर तसल्ली दे रहे हैं कि बेटा, तुम्हारा समय और तुम्हारा करियर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम दुनिया जीत सको। मैंने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम दुनिया जीत सको। हाँ, और उसके बाद की लाइन, एक बूढ़े की लाश के लिए अपना नुकसान मत करना। जब मैंने ये पंक्तियां पढ़ी तो मैं कुछ देर के लिए सुन्न रह गई। ये लाइन इतनी भारी है कि इसे पचाना मुश्किल है। बहुत भारी है। पिता अपने ही शरीर को एक बूढ़े की लाश कह रहा है ताकि बेटे को कोई भावनात्मक बोझ ना महसूस हो। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने अपनी मृत्यु की व्यवस्था पहले ही कर दी है। तुम आ सको तो अच्छा है, ना आ सको तो भी कोई शिकायत नहीं। इस चिट्ठी का हर वाक्य रोहन के उस अहंकार, उस डिफेंस मैकेनिज्म की एक परत को उतार रहा था। इसमें जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है वो अंतिम विनती, जिसने सब कुछ तोड़ के रख दिया। हाँ, पिता ने लिखा था, जब मैं तुम्हें बचपन में स्कूल छोड़ने जाता था तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा था। आज जब तुम मुझे अग्नि दो तो तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। जल्दी वापस चले जाना, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। ये मनोवैज्ञानिक रूप से कितना शक्तिशाली है। एक तरफ पिता उसे याद दिला रहा है कि वो एक सफल वाइस प्रेसिडेंट है, उसे वापस अमेरिका जाना है, और ठीक उसी पल वो उसे उस छोटे से बच्चे में तब्दील कर देता है जिसका हाथ पकड़कर वो स्कूल जाता था। ये तुलना रोहन के उस कॉर्पोरेट वीपी वाले आवरण को चकनाचूर कर देती है। बिल्कुल, और इसका असर हमें तुरंत देखने को मिलता है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोहन के हाथ से वो चेकबुक छूटकर नीचे कीचड़ में गिर जाती है। ये पूरी कहानी का सबसे प्रतीकात्मक दृश्य है। हाँ, सिंबॉलिक है। चेकबुक का कीचड़ में गिरना इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु, शाश्वत सत्य और निस्वार्थ प्रेम के सामने उस भौतिक धन की क्या औकात है जिस पर रोहन को इतना गुरूर था। शमशान में उस दिन केवल सदाशिवराव जी की चिता नहीं जल रही थी। नहीं, उस आग में रोहन का वो सारा अहंकार, उसकी पद प्रतिष्ठा का गुरूर, उसका वो टाइम इज मनी वाला एटीट्यूड, सब कुछ राख हो रहा था। जो रोहन शुरुआत में अपनी घड़ी देखकर स्किप एड वाला रवैया अपना रहा था, वो उसी कीचड़ में घुटनों के बल बैठ जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है, माफी मांगने लगता है। जो आंसू शुरुआत में सिर्फ 2 बूंद बनकर रह गए थे, वे अब एक ऐसा सैलाब बन चुके हैं जिसे कोई चेकबुक या कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं रोक सकती। वो एक मशीन से वापस एक इंसान, एक बेटा बन जाता है। और कहानी का अंत इसी आत्मसाक्षात्कार के साथ होता है। रोहन ने उस दिन शाम 6 बजे की वो फ्लाइट नहीं पकड़ी जिसके लिए वो इतनी देर से बेचैन था। उसकी सारी मीटिंग, सारे कॉर्पोरेट लक्ष्य धरे के धरे रह गए। वो पूरी रात उस जलती हुई चिता के सामने बैठा रहा। उसे अंततः ये समझ आ गया था कि हमारे फोन का सिम कार्ड तो प्रीपेड हो सकता है, लेकिन माता पिता का जो प्यार होता है वो हमेशा अनलिमिटेड होता है। उसकी कोई वैलिडिटी खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उस प्यार की कीमत दुनिया की कोई भी मुद्रा, कोई भी डॉलर या रुपया नहीं चुका सकता। हम अक्सर इस तरह की कहानियों को सुनकर एक पल के लिए भावुक होते हैं और फिर अपनी उसी भागदौड़ में लौट जाते हैं।
हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है। न ही हम ये कह रहे हैं कि तरक्की करना या करियर बनाना गलत है। नहीं, वो भी जरूरी है। ये कहानी बस समाज के उस बदलाव की ओर इशारा करती है जहां हम हर चीज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने काम को, अपनी नींद को, अपनी फिटनेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या इस प्रक्रिया में हम अपनी संवेदनाओं को, अपने सबसे अनमोल रिश्तों को खोते जा रहे हैं? क्या हम बिना जाने ही एक ऐसे समाज में बदल रहे हैं जहां अंतिम संस्कार भी महज एक इवेंट बनकर रह गए हैं? सुनने वालों को ये जरूर सोचना चाहिए। यही वो बिंदु है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए। हम सभी उस संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं जहां बिजी होना एक स्टेटस सिंबल मान लिया गया है। अगर आप बिजी नहीं हैं तो मतलब आप सफल नहीं हैं। लेकिन इस बिजी होने की कीमत हम क्या चुका रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का इंतजाम कोई भी कर सकता है, पंडित की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जो आंसू अपनों के जाने पर निकलते हैं वे किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के नहीं होते। वे आंसू उस खून के रिश्ते के होते हैं, उस साझा किए गए जीवन के होते हैं जिसे कोई आउटसोर्स नहीं कर सकता। ये सचमुच बहुत गहरी बात है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का आर्थिक भुगतान तो कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक उपस्थिति का कोई विकल्प नहीं होता। पिता के उस प्रीपेड इंतजाम ने रोहन को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे उसकी सबसे बड़ी नाकामी का एहसास कराया। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं जानना चाहूंगी कि आपका अंतिम विचार क्या है? मैं एक ऐसा विचार साझा करना चाहूंगा जो सीधे तौर पर इस कहानी में नहीं लिखा है, लेकिन ये पूरी कहानी उसी विचार की नींव पर खड़ी है। बताइए। आज के समय में हम लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे। हम उनके लिए कितनी संपत्ति, कितने बैंक बैलेंस और कैसा भविष्य छोड़कर जाएंगे। हमारी सारी भागदौड़ इसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल, ये हर इंसान की एक स्वाभाविक चिंता होती है। लेकिन शायद इस भागदौड़ में हम ये पूछना भूल गए हैं कि जो पीढ़ी आज हमारे ठीक सामने है, यानी हमारे माता पिता, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम उनके जीवन काल में उनकी उस विरासत और उनके उस निस्वार्थ प्यार का सम्मान किस तरह कर रहे हैं? बहुत ही चुभने वाला सवाल है ये। क्या हम उन्हें वो समय, वो गरिमा और वो भावनात्मक उपस्थिति दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? या हम भी अपनी जिंदगी में किसी मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट के भरोसे अपनी सबसे बुनियादी मानवीय संवेदनाओं से भागने की तैयारी कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी उस घड़ी और अपने उस कैलेंडर से परे जाकर खुद से पूछना होगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिसका जवाब शायद बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन उस जीत का कोई मोल नहीं अगर हम उस रास्ते में उन हाथों को ही भूल जाएं जिन्होंने हमें चलना सिखाया था। सही कहा। उम्मीद है कि आज की ये गहन चर्चा श्रोताओं को अपनी प्राथमिकताओं, अपने जीवन और अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने और समझने के लिए प्रेरित करेगी। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय, एक नई सोच और कुछ और अनछुए पहलुओं के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।